Hello everyone, today we are going to start a new chapter of physics, that's work, power and energy. We'll start with work. Work क्या होता है, ठीक है. We'll only talk about relevant things, ठीक है. We'll only talk about things which are supposed to come in the examinations or any competitive exams. We'll talk to the point, ठीक है. तो शुरू करते हैं. वर्क, काम. आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, आई एम डूइंग वर्क, राइट. बट फिज़िक्स की लैंग्वेज के अंदर ये वर्क नहीं है, क्योंकि फ़िज़िक्स कहता है कि भाई जब आप फोर्स लगाते हो और कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करते हो तभी वो वर्क कहलाता है. तो अभी मैं यहाँ पे एक पर्टिकुलर पोजीशन पे बैठी हूँ, मैंने डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं की, डिस्प्लेसमेंट मेरी ज़ीरो है, सही है. तो यानी कि वर्क क्या होगा, ज़ीरो. जबकि मैं काम कर रही हूँ, आई एम नॉट फ्री. लेकिन इन टर्म्स ऑफ फिज़िक्स एंड अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ वर्क इन फिज़िक्स, आई एम डूइंग ज़ीरो वर्क, ठीक है. तो वर्क होता क्या है, हमें पता है. वर्क फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है. डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जब दो वेक्टर्स को आप मल्टीप्लाई करते हो और आपके पास आंसर आता है एक स्केलर क्वांटिटी, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट, ठीक है. हमने ये कुछ दिन, आई थिंक कुछ समय पहले ही देखा था कि व्हाट इज़ डॉट प्रोडक्ट एंड व्हाट इज़ स्केलर प्रोडक्ट, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है. डॉट बोलो, स्केलर बोलो, एक ही बात है. क्रॉस बोलो, वेक्टर बोलो, एक ही बात है. खैर, दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई हो, प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी आए, तो ऐसे प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे, डॉट प्रोडक्ट. दो वेक्टर्स हों, उनको मल्टीप्लाई करो, प्रोडक्ट वेक्टर आए, तो क्या बोलोगे, क्रॉस प्रोडक्ट. तो वर्क क्या है, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर प्रोडक्ट. इसीलिए आप बोलोगे वर्क इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है. मैंने बताया था कि अगर आपको स्केलर वेक्टर थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आता है, तो जब भी आप बात करते हो स्केलर प्रोडक्ट की, डॉट प्रोडक्ट की, तो आप कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करते हो, कॉस थीटा. तो वर्क विल बी इक्वल टू एफ टी कॉस थीटा. इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, सही है. अब यहाँ पे सवाल आता है कि भाई कॉस थीटा क्यों हमने साइन थीटा, टैन थीटा या फिर कोई और फंक्शन क्यों नहीं इस्तेमाल किया. देखो, फॉर एग्जांपल मैं इसे समझाने के लिए, यहाँ पे एक प्लेन सरफेस है, ठीक है. उसके ऊपर एक बॉडी है, ठीक है. उसके ऊपर ये एक बॉडी है, इसके ऊपर फोर्स लग रही है, वो इस ऐसे लग रही है, ठीक है. इसके ऊपर फोर्स लग रही है, वो इस तरीके से लग रही है. अगर मैं इस फोर्स को, इस वेक्टर एफ को रिजॉल्व करूं, तो मेरे पास आ जाएगा एक एक्स कंपोनेंट एफ एक्स, जिसे मैंने नाम दे दिया, और एक मेरे पास आ जाएगा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जिसे मैंने एफ वाई का नाम दे दिया, ठीक है. अब जो ये वेक्टर है, ये वेक्टर एफ है, ये थीटा बनाता है एफ एक्स के साथ. किसके साथ, एफ एक्स के साथ. और हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप एफ एक्स की बात करते हो, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर की बात करते हो, आप कॉस फंक्शन का इस्तेमाल करते हो. इसीलिए हम लोग यहाँ पे कॉस का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि थीटा जो बन रहा है वो एक्स एक्सिस पे बन रहा है, और एक्स एक्सिस पे कौन सा फंक्शन इस्तेमाल होता है, कॉस थीटा, सही है, ठीक है. अच्छा, उसके बाद ये तो थी बहुत बेसिक वाली बात. अब देखो, अच्छा यहाँ पे एक और बात समझ लीजिएगा. अब यहाँ पे हाँ, थोड़ा सा और इसे समझ लेते हैं कि देखो कॉस, अब सवाल ही आता है, चलो एक्स पे हम लोग कॉस इस्तेमाल करते हैं. अब एक्स पे कॉस क्यों इस्तेमाल करते हैं, ठीक है. पता होना चाहिए फिज़िक्स में, यू शुड नो वाई, व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट. देखो, एक्स पे हम लोग कॉस थीटा का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि आपने सुना होगा, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रश. वहाँ पे हमें पता है कि साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज के, सम पीपल हैव, ठीक है. कॉस बराबर होता है कर्ली ब्लैक हेयर, कॉस बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के, ठीक है. तो यहाँ पर अगर आप थीटा कहाँ पे बन रहा है, एफ एक्स पे बन रहा है, तो एफ एक्स आ गया. एफ एक्स क्या है हमारा, एफ एक्स हमारा बेस है,
ठीक है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, ठीक है, और यहाँ पे जो बनेगा ये परपेंडिकुलर होगा, सही है। और यहाँ पे जो ये परपेंडिकुलर ये क्या होगा, एफ वाई होगा, इसी को आप यहाँ पे पैरेलली शिफ्ट कर दोगे। ये तो सबको आता है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बहुत आसान है ना। अगर आपने वेक्टर वाला चैप्टर पढ़ा है तो आपको ये बेसिक्स आता है, अगर नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, इट्स वेरी इजी। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर 10 मिनट्स की भी वीडियो नहीं होगी, तो वो आप एक बार देख लीजिएगा। खैर, कमिंग बैक, तो यहाँ पर हाँ जी, तो बेस क्या है यहाँ पर, बेस है आपका एफ एक्स, ठीक है, क्योंकि बेस पे एंगल बन रहा है, ठीक है, और आप हाइपोटेनस लोगे क्योंकि वो तो वेक्टर है, तो वेक्टर तो आएगा, तो यहाँ पे आ गया एफ। तो आप देख रहे हो कि अब हमें पता है कि बेस का और हाइपोटेनस का रेशियो किसके बराबर होता है, कॉस के बराबर होता है, इसीलिए हम लोग कॉस थीटा इस्तेमाल करते हैं वर्क के केस के अंदर, सही है। अब समझ में आ गया कि कॉस थीटा क्यों इस्तेमाल करते हैं। भाई कॉस थीटा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि जो वेक्टर एफ है वो थीटा बनाता है एफ एक्स पे, ठीक है, और द रेशियो बिटवीन वेक्टर एफ एंड एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर एफ इज इक्वल टू कॉस थीटा, इसीलिए हम लोग कॉस थीटा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक मिनट, हाँ जी। अच्छा, उसके बाद अब बात आती है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने की, जैसे कि वर्क का यूनिट क्या है, ये एमसीक्यूज के हवाले से दे द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अच्छा, पहले तो वेक्टर का सॉरी नॉट वेक्टर बट वर्क का एसआई यूनिट क्या है। वर्क का एसआई यूनिट होता है, अब देखो फार्मूला देखो, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है, मीटर, यानी कि वर्क का यूनिट बन जाता है न्यूटन मीटर, और 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 जूल। तो पूछे अगर आपसे कि व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ वर्क, इट वुड बी जूल। क्लियर। अच्छा, उसके बाद सीजीएस यूनिट क्या होता है वर्क का सीजीएस यूनिट होता है अर्ज, ठीक है, अर्ज। 1 जूल, वेरी इंपॉर्टेंट, 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मेनी अर्ज, 1 जूल इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 7 अर्ज। या फिर आपसे ये पूछ सकते हैं कि 1 अर्ज इज इक्वल टू हाउ मेनी जूल्स, 1 अर्ज इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर -7 जूल्स, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है, ओके। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, आप मुझे बताइए एफपीएस सिस्टम के अंदर वर्क का यूनिट क्या होगा। बहुत सिंपल है, देखो एफपीएस। उसके बाद अब एफपीएस के अंदर आप मुझे बताइए वर्क का यूनिट क्या होता है। एफपीएस के अंदर याद रखिएगा वर्क का यूनिट होता है फुट पाउंड, ठीक है, और ये फुट पाउंड बराबर होता है एक और यूनिट के, देयर इज अनदर यूनिट इन एफपीएस सिस्टम दैट्स कॉल्ड बीटीयू। बीटीयू किसे कहते हैं, बीटीयू कहते हैं ब्रिटिश थर्मल यूनिट को, ठीक है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट को, सही है। अच्छा, अब यहाँ पे एक जो याद रखने वाली चीज़ है वो ये है कि वर्क का जो यूनिट है जूल, वो सेम होता है किसका यूनिट से, एनर्जी का भी ये यूनिट होता है जूल। बीटीयू भी इस तरीके से ही है, बीटीयू भी एनर्जी का यूनिट है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए एक बीटीयू कितने जूल के बराबर होता है, तो आपके पास एक बीटीयू बराबर होता है 1055 जूल्स के, ठीक है। ये मैंने एक बीटीयू का बताया है अभी, सही है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 1 BTU इज इक्वल टू 1055 जूल्स, सही है, ओके। तो इतनी बातें क्लियर हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक और चीज़ यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए कि एक जूल के अंदर कितनी कैलोरीज होती हैं। वैसे ये तो कैलोरी देखो एनर्जी का यूनिट है, वर्क हम लोग एनर्जी में ही पढ़ लेंगे, लेकिन अभी क्योंकि वी आर डूइंग कन्वर्जन्स एंड वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिट्स, तो इसलिए मैंने सोच रही हूँ यहाँ पे लिख लेते तो इट बी ईजी फॉर यू, ठीक है। तो एक जूल में कितनी कैलोरीज होती हैं, एक जूल में कितनी कैलोरीज होती हैं, देखो कैलोरीज बड़ा यूनिट है जूल से, ठीक है। तो ये तो बहुत अनकॉमन क्वेश्चन है, आपसे जूल के अंदर कैलोरी नहीं, कैलोरी के अंदर जूल पूछेगा हमेशा, कि कैलोरी बड़ा यूनिट है, और ऐसे ही सवाल आता है। जूल के अंदर कैलोरी नहीं पूछेगा, कैलोरी के अंदर जूल पूछेंगे कि कितना, एक कैलोरी के अंदर कितना जूल होता है। तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल, ठीक है। मेक श्योर यू आर राइटिंग 186, ऐसा नहीं 18 लिख दिया, नहीं 18 वुड बी रॉन्ग, 186 आप पूरा लिखेंगे,
सही है। तो 1 BTU इज़ इक्वल टू 1055 जूल। अच्छा, मैंने यहाँ पे कैलोरी इसलिए बताया क्योंकि मुझे बताना था कि एक BTU के अंदर कितना कैलोरी होता है। सो 1 BTU इज़ इक्वल टू 252 कैलोरीज। बहुत सारे नंबर्स हो गए, राइट, बट ये गोल्डन पॉइंट्स हैं, आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो इन्हें नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। और भी 2-3 कन्वर्जन्स हैं जो कि हम लोग एनर्जी में पढ़ेंगे, जैसे कि वॉट, किलोवाट की, कि 1 किलोवाट के अंदर कितना जूल होता है, ये वो, सही है। अच्छा, मैं इसे रिपीट कर देती हूँ कि यूनिट ऑफ वर्क क्या होता है, यूनिट ऐसा यूनिट क्या होता है वर्क का, जूल होता है। जूल किसके बराबर होता है, न्यूटन मीटर के बराबर होता है। सीजीएस के अंदर वर्क का यूनिट होता है अर्ज। एक अर्ज के अंदर 10⁻⁻⁷ जूल होता है। एफपीएस के अंदर वर्क का यूनिट होता है फुट पाउंड या फिर बीटीयू। एक बीटीयू के अंदर कितना जूल होता है, 1055 जूल होता है, ठीक है। एक जूल के अंदर कितना कैलोरी होता है, 4.186 जूल्स होते हैं एक कैलोरी के अंदर। एक बीटीयू के अंदर कितना कैलोरी होता है, इट्स 255 कैलोरीज, सही है। अच्छा, तो ये तो थे यूनिट्स के बारे में 2-3 सवाल, ठीक है। अच्छा, अब याद रखिएगा हमेशा कि यहाँ पे मैं कुछ और लिख रही हूँ, 2-3 यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैं दोबारा से लिख रही हूँ। देखिए, सीजीएस के अंदर हमने कहा कि वर्क का यूनिट होता है अर्ज, है ना। सीजीएस के अंदर हमने कहा वर्क का यूनिट होता है अर्ज, लेकिन आप ये भी तो कह सकते थे कि भाई देखो, सीजीएस के अंदर सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड हो गया, ठीक है। तो अर्ज अगर आपसे पूछता है एक जूल किसके बराबर होता है, आप बोल देते हो न्यूटन मीटर के बराबर होता है। लेकिन आप अगर आपसे कहता है कि एक जूल किसके बराबर होता है इन टर्म्स ऑफ सीजीएस सिस्टम, तो आप क्या करोगे, सिंपल है, देखो, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन आ गया था। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर आ गया था। इतना सबको आता है ना। अब देखो यहाँ पे सीजीएस के अंदर फोर्स का यूनिट क्या होता है और सीजीएस के अंदर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, वो आप लिख दो तो आपके पास आ जाएगा कि वर्क का यूनिट ये होता है सीजीएस के अंदर। देखो, दोबारा से रिपीट कर देते हैं कि अगर आपसे पूछते हैं कि सीजीएस के अंदर वर्क का यूनिट क्या होगा, तो अर्ज होगा। अब 1 अर्ज इज इक्वल टू हाउ मैनी डैश डैश डैश, वो भी हम देखते हैं कि मतलब एक अर्ज किसके बराबर होता है। अगर पूछे 1 अर्ज इज इक्वल टू वॉट, तो अर्ज किस में यूनिट आता है, सीजीएस के अंदर। फॉर्मूला ये रहा, यूनिट पुट कर दो, बहुत सिंपल है। देखो, फोर्स का यूनिट क्या होता है सीजीएस के अंदर, फोर्स का यूनिट तो न्यूटन है ना। लेकिन सीजीएस के अंदर फोर्स का यूनिट होता है, अगर आपको पता है तो आपने बता दिया होगा, आई होप, डाइन, ठीक है, डाइन, सही है। अच्छा, फॉर इन्फॉर्मेशन 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। अच्छा, फोर्स का यूनिट आ गया डाइन। अपना डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर, यानी कि 1 अर्ज इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गए आपके यूनिट्स। हमने बहुत अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन को कवर कर लिया है यूनिट्स में। अब हमारे कुछ केसेस रहते हैं वर्क के, कि मैक्सिमम वर्क कब होगा, मिनिमम वर्क कब होगा, नेगेटिव वर्क कब होगा। तो ये कुछ कंडीशंस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको हम लोग सीखेंगे, कुछ एमसीक्यूज सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अच्छा, फॉर दिस वीडियो दैट इज़ इट। I'll see you in the next video. Until then, take care.